राजा नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके पिता अशोक बेरोजगार थे। उनके पास कोई काम नहीं था। उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। एक दिन राजा की माँ शांति ने अशोक से कहा, सुनो जी, त्योहार का समय आ रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब त्योहार में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उन्हें अच्छा खाते हुए देखकर हमें अपने आप से बहुत गुस्सा आता है कि हम अपने इकलौते बेटे राजा को कुछ नहीं दे पाते। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। काम काज तो अब रहा नहीं। मैं तुम्हारा पेट ही सही से नहीं भर पाता तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े कहाँ से ले पाऊंगा। इतने में राजा दौड़ता हुआ आता है। पापा पापा, पड़ोस के जो लड़के हैं वो मुझे पटाखे नहीं जलाने दे रहे। कह रहे कि तू गरीब है और तू पटाखे नहीं जला सकता। क्या पापा, हम गरीबों को पटाखे चलाने का हक नहीं है? मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, हम पटाखे जरूर जलाएंगे। पर कैसे? दीपावली का समय आ रहा है, क्यों ना हम पटाखे बनाकर बाजार में बेच दे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दिवाली के समय पटाखे तो जरूर बिक जाएंगे, जिससे हमारी भी दिवाली अच्छी बन जाए शायद। अब अशोक, शांति और राजा घर में पटाखे बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। कोई है घर में? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस घर में कोई है क्या? आइए महाराज, प्रणाम, पधारिए। प्रणाम बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता? हाँ बेटा। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, एक कटोरी चावल ही है। इसी की खीर बनाकर साधु महाराज को खिला देती हूँ। घर से कोई साधु महाराज भूखा जाए, त्योहार पर ये अच्छा नहीं लगता। आइए महाराज, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा ईश्वर भला करे। आज तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। शांति एक कटोरी चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को खिलाती है। साधु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनकी सेवा भी करती है। वाह बेटा, बहुत अच्छी खीर बनाई है। भगवान तेरे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। तेरा दिल बहुत नेक है, तू ईमानदार है। भगवान तेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस रात तेज आंधी तूफान आता है और उनकी झोपड़ी में से पानी टपकने लग जाता है और घर में पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, हमारी झोपड़ी से पानी? इतनी तेज आंधी और तूफान कहाँ से आ गया? बारिश ने तो आज हद ही कर दी। हमारे सारे घर में पानी भरने लगा है। अरे शांति, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से पटाखे बनाए थे और सारे के सारे भीग गए। ये तो सारे खराब हो गए। हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? अब तो हम उन्हें बचा भी नहीं सकते। अब हमारी दिवाली नहीं बनेगी क्या? बेटा, जैसी ईश्वर की मर्जी, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अगर उसने यही सोचा है तो फिर यही सही। शांति, अशोक, राजा तीनों उदास हो जाते हैं। अशोक अपनी झोपड़ी के आगे सिर पकड़कर बैठा हुआ होता है। तभी साधु महाराज वहाँ आते हैं, जो उसकी झोपड़ी में खाना खाकर गए होते हैं। अरे बेटा, तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? साधु महाराज प्रणाम, पर मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? कल तो सब कुछ ठीक था। तुमने मुझे भरपेट खीर खिलाई थी और आज तुम सड़क पर बैठे हो। मुझे बताओ क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मेहनत से दिवाली पर बेचने के लिए पटाखे बनाए थे, पर आंधी तूफान आने के कारण वो सारे खराब हो गए। अब मैं उन्हें बेच नहीं सकता और रोजगार का कोई चारा नजर नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात है बेटा, तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम देखते जाओ। साधु महाराज अपने त्रिशूल को घुमाते हैं तो उसकी झोपड़ी में रखे सारे बम पटाखे सूख जाते हैं और दुगुनी आवाज से और तेज रोशनी से जलने लगते हैं। अशोक, ये जो बम पटाखे तूने बनाए थे वो सारे सूख गए हैं और बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, तेज रोशनी के साथ।
क्या? सच में महाराज, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, इसका एक फायदा है, ये पटाखे जादुई हैं। ये टोकरी कभी भी खाली नहीं होगी। तू जितना इन पटाखों को बेचेगा, ये उतने और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बस दिवाली तक। इन पटाखों के चलने से प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि वातावरण और अच्छा हो जाएगा। साधु महाराज, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। एक तो मेरे पटाखे भी सूख गए और उनसे प्रदूषण भी हटा दिया। मैं तो धन्य हो गया महाराज। साधु महाराज दोबारा से अपना त्रिशूल घुमाते हैं तो वहाँ एक अनार बम से बना हुआ एक बड़ा घर प्रकट हो जाता है और साधु महाराज अशोक और शांति से कहते हैं, बेटा शांति, तुमने मुझे भरपेट खाना खिलाया था। मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। इसके बदले मैं तुम्हें एक अनार बम से बना हुआ घर देता हूँ। ये अनार बम का घर जादुई है। इसमें किसी भी बारिश, धूप, तूफान का कोई असर कभी नहीं होगा। इसमें हमेशा बरकत होगी और इसमें रहने वाला हमेशा खुश रहेगा। अशोक और शांति साधु महाराज के आगे हाथ जोड़ते हैं और साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अशोक और शांति उन पटाखों से पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और गरीब बच्चों को पटाखे देते हैं। सभी को मुफ्त पटाखे बांटते हैं, जिससे वो अमीर हो जाते हैं। एक दिन शांति अशोक से कहती है, देखो हम कितने गरीब थे, हमारे पास दिए जलाने तक के भी पैसे नहीं थे और आज वह दिन है जब हम गरीब बच्चों में पटाखे मुफ्त में बांट रहे हैं। इन पटाखों ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। तुमने जो नेक भाव से उस साधु महाराज की सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने हमारी जिंदगी बदल दी। देखो आज हमारा बेटा राजा कितनी अच्छी तरह से दिवाली मना रहा है। तभी राजा आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी दिवाली इतनी अच्छी बना दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी अमीर लोगों के साथ दिवाली मना पाऊंगा। आज आपकी वजह से मैं सबके साथ दिवाली मना रहा हूँ और सब मुझसे मेरे बने हुए पटाखे लेना चाहते हैं। शांति और अशोक राजा की खुशी देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ सबकी मदद भी करते हैं। एक कस्बे में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन का दूसरा विवाह निमिता के साथ हुआ था। मदन के 2 बेटे थे, सिब्बू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिब्बू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता का हाथ बटाता था। सिब्बू आराम से बैठकर दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चल जा, या हमेशा ये किताब ही पढ़ता रहेगा। माँ, पढ़ना भी जरूरी है। ये किताब खाने को ना देंगी। माँ, सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तुझे हमेशा सिब्बू से ही जलन क्यों रहती है? चुपचाप चला जा, सिब्बू खेत में जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कोई विदेश थोड़ी जा रहा है जो बाइक से ही जाएगा। वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत पर चला गया। एक दिन सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। पापा, मुझे बाइक चाहिए। पैदल इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो अब इस घर में कुछ नहीं हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले। हाँ, मुझे ही बुरा बनाओ। माँ, दे दो ना बाइक मुझे। निमिता कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही सिब्बू बोल पड़ा। माँ, मेरी बाइक किसी को मत देना। ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो गांव में ही है, तू तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? तू हर समय मेरे बेटे को देखकर चिढ़ा मत कर। जा, कैसे भी जा, बाइक नहीं मिलेगी। वीरू को बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। सिब्बू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वह घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वह स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब घर में बाइक मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अब मुझे साइकिल से ही जाना होगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज जाना भी आज बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही
उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। ओह, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। चलो साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूँगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वह कॉलेज भी पहुंच गया। लेकिन वो बहुत लेट हो गया था और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में एडमिशन कौन देता है? ना जाने क्यों ही बुलाते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर। ना इनको कपड़े पहनने का सलीका है और ना इनके पास पैसे हैं। गरीब साइकिल से ही चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला तू। इन जैसे लड़कों की वजह से ही कॉलेज की रेप्यूटेशन भी खराब हो रही है। हाँ, चल चलते हैं, हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट लेनी है। कल ये लड़के हमारे लिए चाय सर्व करेंगे। लड़के ये बात कहकर चले गए, लेकिन वीरू के मन पर इन बातों का बहुत असर पड़ा। वीरू की आंख से आंसू आ गए। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अब मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मुझे खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था। तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है? माँ, ये फालतू काम नहीं है, मैं एक बम्बू बाइक बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौनों की जरूरत पड़े। माँ, मन बहलाने दो बेचारे को। इसके नसीब में तो बाइक है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सभी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। यह देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने बाइक बना दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। सिब्बू ने बाइक को नष्ट कर दिया। यह देखकर वीरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल में जाकर ही बाइक बनाने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा, जो भी पूछे तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना। तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी पापा जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी ना मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाओ, ये क्या है? ये कितनी मस्त और यूनिक बाइक है। यार, इसने कहीं से चुराई होगी। इन गरीब लोगों के बस का ये सब नहीं होता। और वीरू ने समझा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ कॉलेज जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव बनने जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा। कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जा, अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाया है और साथ ही प्रकृति को भी इज्जत दी है। इससे फ्यूचर में आने वाले प्रदूषण से बचाव होगा। और ये बाइक जो पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने वाले स्टूडेंट का नाम है वीरू, जिसे एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए नियुक्त किया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को पुरस्कार मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। यह सुनकर पिता मदन को बहुत खुशी हुई। माँ और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांव में वीरू के ही चर्चे होने लगे। सभी लोग
बम्बू बाइक देखने आने लगे। रंगापुर नाम का एक गांव था जहां भोलानाथ अपनी पत्नी काव्या और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। भोलानाथ एक कंजूस व्यापारी था। वो शहर से कपड़े लाकर गांव में बेचा करता था। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? और मेरी चाय कितनी देर में आएगी? लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। सुबह हुई नहीं कि आपकी चाय की चुस्की का ड्रामा शुरू। काव्या भोलानाथ को एक ट्रे में चाय लाकर देती है जिसमें कई सारे बिस्किट्स और कई सारे वेफर्स भी रखे हुए थे। अरे ये किसकी शादी से लेकर आई हो? इतने सारे बिस्कुट्स और इतने सारे वेफर्स कहाँ से लेकर आ रही हो? आज मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दूर के मामा जी आज हमारे घर पर दावत के लिए आने वाले हैं। इस वजह से मैंने आज अच्छे अच्छे पकवान और अच्छी अच्छी व्यवस्था की है। पर भाग्यवान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने तो सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए थे। जी, मैंने तो आपके पूरे 1000 रुपए निकाल लिए। अच्छा नहीं लगता ना कि मेहमान घर पर आए और उनका स्वागत रूखे सूखे तरीके से हो। क्या कहा? 1000 रुपए? इतने सारे पैसे तुमने खर्च कर दिए? हे भगवान, मैंने पूरे 3 दिन की कमाई अपना पेट काट काट कर कमाई थी और तुम हो कि चाय पकवान बना रही हो। भोलानाथ सारे बिस्किट्स और मिठाइयाँ उठाकर उन्हें एक झोले में बंद कर देता है। मैं जा रहा हूँ इन फालतू की चीजों को दुकान में वापस करने, और मुझे इन सब से कोई नहीं रोक सकता। भोलानाथ दुकान जाकर सारी चीजें वापस कर देता है जिससे काव्या को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्या फायदा इनकी इतनी कमाई का? खुद का परिवार मनपसंद खाना भी नहीं खा पा रहा है। मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस घर में इनके साथ। काव्या अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और भोलानाथ घर पर अकेला हो गया। पर उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। अच्छा हुआ काव्य और बच्चे मायके चले गए। कुछ दिन में दिवाली है, अगर यहाँ रहते तो ना जाने कितना खर्चा हो जाता। अकेले रहूंगा, दाल चावल खाकर अपना साधारण जीवन व्यतीत करूंगा। भोलानाथ अपना व्यापार अकेले ही चलाने लगा। कुछ दिन बीत चुके थे। भोलानाथ का कपड़े का व्यापार ठप होने के कगार पर आ गया था। अरे भैया, ये सूट कपड़ा कितने का दिया? अरे ये सिर्फ 300 रुपए का। अरे सूती कपड़ा इतना महंगा है तो जाने दो, मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदना भैया। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला गया। 2 दिन और बीत गए थे। भोलानाथ दुकान पर अकेले ही बैठा था। ना ही कोई ग्राहक दुकान पर आ रहा था और ना ही कोई बिक्री हो रही थी, जिससे परेशान होकर भोलानाथ ने अपने कपड़े की दुकान बंद कर दी और वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ पर गांव के 2 लोग बातें कर रहे थे। अरे सुना कि नहीं तुमने? गांव के बाहर एक मायावी आदमी आया है जो लोगों की इच्छा पूरी कर देता है और उन्हें बहुत धनवान बना देता है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है। अगर ऐसा है तो हमें उस मायावी के पास जाना होगा और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवानी होगी। उन दोनों की बात सुनकर भोलानाथ मन ही मन सोचने लगा। अगर ये बात सच है तो उस मायावी आदमी से मुझे मिलना होगा। मेरी कितनी सारी इच्छाएं हैं, अगर वो सच हो गई तो मैं इस गांव का और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। भोलानाथ ने शीघ्र ही अपनी पत्नी और बच्चों को अपने घर बुलाया और काव्या को कुछ रुपए देकर कहा, आज तुम सब अच्छे पकवान बनाना। मैं अपने एक खास मेहमान को घर लेकर आने वाला हूँ। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? आप कब से बदल गए? आप तो कभी भी इतने पैसे खर्च नहीं करते, तो आज आपको हो क्या गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मैंने जितना कहा उतना कर दो बस। भोलानाथ अपने गांव के जंगल में जाकर रुक गया और उस मायावी आदमी को ढूंढने लगा। देखते ही देखते भोलानाथ को एक आईने का घर नजर आया, जिस घर के बाहर एक सुंदर व्यक्ति ध्यान में लीन नजर आ रहा था। लगता है ये मायावी आदमी वही है जिसकी सभी बातें कर रहे थे। मैं जाके उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता हूँ और माला माल हो जाऊंगा। भोलानाथ उस मायावी व्यक्ति के घर के बाहर खड़ा हो गया और कहने लगा,
अरे धन्य भाग हमारे कि आप हमारे गांव में आए। आ जाओ भोलेनाथ, आ जाओ। 100 साल तपस्या करके मैंने ये गुण सीखा है। कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे घर चलिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, बस आपका सत्कार करना है मुझे। इतने बड़े महान पुरुष हमारे गांव में आए हुए हैं। अरे तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने भोलेनाथ। आज के इस कलयुग में कोई किसी के साथ नहीं है और तुम मुझे न्योता देने आए हो, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती हमारी। भोलानाथ उस मायावी व्यक्ति को लेकर अपने घर चला आया और घर में उस व्यक्ति का जी भर कर ख्याल रखने लगा। काव्या ने स्वादिष्ट भोजन और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उस व्यक्ति के सामने रख दिए। अबे कितना खाएगा? इतना तो मेरा परिवार 2 दिन में नहीं खाता। बहुत स्वादिष्ट खाना था भोलेनाथ, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं वो अवश्य पूरी करूंगा। जी मेरी ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं धनवान हो जाऊं और अपने परिवार को सारी खुशियां दे दूं। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हें 4 सोने के पटाखे दूंगा। इतना कहकर उस व्यक्ति ने भोलानाथ के सामने 4 पटाखे रख दिए, जिसमें सोने की फुलझड़ी, सोने का अनार, सोने की चक्री, सोने का रॉकेट भी था। ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे सामने 4 सोने के पटाखे हैं। सोने की फुलझड़ी जलाते ही तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। सोने के अनार जलाते ही तुम्हें खूब सारे सोने के गहने मिलेंगे। सोने की चक्री जलाते ही तुम्हें जीवन भर का सोना मिल जाएगा। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। लेकिन सोने के रॉकेट मत जलाना, उससे जलाने से खतरा भी हो सकता है। जी अवश्य, सोने के रॉकेट मैं कभी नहीं जलाऊंगा। इतना कहकर वो सुंदर व्यक्ति वहां से चला गया। सोने के पटाखों को पाकर भोलानाथ बहुत खुश था। अजी, हमारे पास तो पहले से ही इतना सब कुछ है, हमें इन सब चीजों की क्या आवश्यकता? अरे तुम चुप रहो और मेरे बीच में दखल अंदाजी मत करो। भोलानाथ उन पटाखों को लेकर अपने घर के बाहर चला गया और सबसे पहले सोने की फुलझड़ी जलाने लगा। उसने जैसे ही सोने की फुलझड़ी जलाई, उसमें से 2 सोने के सिक्के निकले, जिसे देखकर भोलानाथ बहुत खुश हुआ। इन सिक्कों को मैं काव्या को दे दूंगा, इन्हें तुड़वा कर अपने लिए वो गहने बनवा लेगी। अब मैं सोने का अनार जलाऊंगा। और क्या था, सोने के लालच में वो सोने का अनार जलाने लगा। सोने का अनार जैसे ही जला, उसमें से कई सारे सोने के गहने निकलने लगे, जिन्हें पाकर भोलानाथ बहुत खुश हो गया। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मुझे अब संपत्ति, धन और बल में कोई भी नहीं हरा सकता। पैसों और सोने का लालच भोलानाथ की आंखों में इस कदर सवार था कि भोलानाथ ने तुरंत ही सोने की चक्री में भी आग लगा दी। जैसे ही सोने की चक्री जली, वो चक्री घूमते घूमते भोलानाथ को एक अलग ही महल में ले गई। उस महल में हर तरफ सोना ही सोना था। इस महल और इस सोने का मैं इकलौता मालिक हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में अपना संसार सुखी से शुरू कर सकता हूँ। और अभी भी मेरे पास सोने के रॉकेट बचे हुए हैं, मैं इसे भी जला दूंगा। अगर मैंने इसे भी जला दिया तो हाय, वहाँ तो हीरे और कीमती सामान भी होंगे। मैं भी उस मायावी व्यक्ति की तरह बन जाऊंगा। भोलानाथ लालच में आकर अपने पास बचे हुए सोने के रॉकेट को भी जला देता है। रॉकेट उस जगह से दूर जाने लगता है और उसका पीछा करते हुए भोलानाथ एक जंगल में जा पहुंचा। अरे ये क्या, इतनी दूर कैसे रॉकेट आ गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे उस रॉकेट के पीछे भागना होगा। वो रॉकेट जंगल के आसमान में फूट जाता है। जैसे ही रॉकेट फूटता है, पूरा जंगल सुनहरे रंग का दिखने लगता है, मानो कि पूरा जंगल सोने का हो। जैसे ही उस जंगल में भोलानाथ पहुंचता है, वहां उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं जो उस सुनहरे जंगल में थे। आप सब कौन हैं
और इस सोने के जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सारा सोना मेरा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये सोना लेकर तुम क्या करोगे बेटा? तुम इस जंगल के बाहर नहीं जा सकते। हम यहाँ पिछले 20 सालों से बंद हैं। अगर सोने के अलावा कुछ नहीं है, हम भी उस मायावी व्यक्ति के सोने के लालच में यहाँ फंस गए। आज हमारे पास सिर्फ संपत्ति है, सिर्फ ये जंगल, और कुछ भी नहीं। ये तुम सब क्या कह रहे हो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भोलानाथ उन सब की बातें सुनकर घबरा जाता है। जैसे ही वो सोने के जंगल के बाहर जाने की कोशिश करता है, वो एक अदृश्य दीवार से टकराकर गिर जाता है और भोलानाथ लाचार होकर वहीं रह जाता है। तुम्हारे पिताजी अब तक नहीं आए? मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। न जाने कहाँ होंगे वो। जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे। काव्या घर के बाहर निकली और उसने देखा कि फुलझड़ी अनार और चक्री जलकर फूट चुके हैं। वो समझ गई कि भोलानाथ ने सोने का रॉकेट भी जला दिया है और वो उसी मायावी आदमी के पास चली गई। मुझे पता है कि आपने ही मेरे पति के साथ कुछ किया है। आप क्यों मेरा सुहाग उजाड़ना चाहते हैं? कृपा कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। अरे भोलेनाथ अपने किए पर ही पछता रहे हैं। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो खुद ब खुद अपने घर आ जाएगा। दूसरी तरफ उस सोने के जंगल में भोलानाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसी क्षण भोलानाथ अपने घर के बाहर आ गया और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अपनी पत्नी काव्या को पाकर भोलानाथ बहुत खुश हुआ। मेरे इसी लालच की वजह से मैं आज मुसीबत में जा पहुंचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि असली धन और कोई नहीं बल्कि मेरा परिवार है। आज के बाद मैं अब से किसी भी लालच या बुरी जगह नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उनके झांसे में फंसूंगा। राजा नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके पिता अशोक बेरोजगार थे। उनके पास कोई काम नहीं था। उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। एक दिन राजा की माँ शांति ने अशोक से कहा, सुनो जी, त्योहार का समय आ रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब त्योहार में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उन्हें अच्छा खाते हुए देखकर हमें अपने आप से बहुत गुस्सा आता है कि हम अपने इकलौते बेटे राजा को कुछ नहीं दे पाते। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। काम काज तो अब रहा नहीं। मैं तुम्हारा पेट ही सही से नहीं भर पाता तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े कहाँ से ले पाऊंगा। इतने में राजा दौड़ता हुआ आता है। पापा पापा, पड़ोस के जो लड़के हैं वो मुझे पटाखे नहीं जलाने दे रहे। कह रहे कि तू गरीब है और तू पटाखे नहीं जला सकता। क्या पापा, हम गरीबों को पटाखे चलाने का हक नहीं है? मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, हम पटाखे जरूर जलाएंगे। पर कैसे? दीपावली का समय आ रहा है, क्यों ना हम पटाखे बनाकर बाजार में बेच दे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दिवाली के समय पटाखे तो जरूर बिक जाएंगे, जिससे हमारी भी दिवाली अच्छी बन जाए शायद। अब अशोक, शांति और राजा घर में पटाखे बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। कोई है घर में? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस घर में कोई है क्या? आइए महाराज, प्रणाम, पधारिए। प्रणाम बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता? हाँ बेटा। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। एक कटोरी चावल ही है। इसी की खीर बनाकर साधु महाराज को खिला देती हूँ। घर से कोई साधु महाराज भूखा जाए, त्योहार पर ये अच्छा नहीं लगता। आइए महाराज, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा ईश्वर भला करे। आज तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। शांति एक कटोरी चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को खिलाती है। साधु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनकी सेवा भी करती है। वाह बेटा, बहुत अच्छी खीर बनाई है। भगवान तेरे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। तेरा दिल बहुत नेक है, तू ईमानदार है। भगवान तेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस रात तेज आंधी तूफान आता है और उनकी झोपड़ी में से पानी टपकने लग जाता है।
और घर में पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, हमारी झोपड़ी से पानी, इतनी तेज आंधी और तूफान कहाँ से आ गया? बारिश ने तो आज हद ही कर दी, हमारे सारे घर में पानी भरने लगा है। अरे शांति, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से पटाखे बनाए थे और सारे के सारे भीग गए। ये तो सारे खराब हो गए। हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? अब तो हम उन्हें बचा भी नहीं सकते। अब हमारी दिवाली नहीं बनेगी क्या? बेटा, जैसी ईश्वर की मर्जी, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अगर उसने यही सोचा है तो फिर यही सही। शांति, अशोक, राजा तीनों उदास हो जाते हैं। अशोक अपनी झोपड़ी के आगे सिर पकड़कर बैठा हुआ होता है। तभी साधु महाराज वहां आते हैं, जो उसकी झोपड़ी में खाना खाकर गए होते हैं। अरे बेटा, तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? साधु महाराज प्रणाम, पर मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? कल तो सब कुछ ठीक था। तुमने मुझे भरपेट खीर खिलाई थी और आज तुम सड़क पर बैठे हो। मुझे बताओ क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मेहनत से दिवाली पर बेचने के लिए पटाखे बनाए थे, पर आंधी तूफान आने के कारण वो सारे खराब हो गए। अब मैं उन्हें बेच नहीं सकता और रोजगार का कोई चारा नजर नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात है बेटा, तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम देखते जाओ। साधु महाराज अपने त्रिशूल को घुमाते हैं तो उसकी झोपड़ी में रखे सारे बम पटाखे सूख जाते हैं और दुगुनी आवाज से और तेज रोशनी से जलने लगते हैं। अशोक, ये जो बम पटाखे तूने बनाए थे वो सारे सूख गए हैं और बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, तेज रोशनी के साथ। क्या? सच में महाराज? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, इसका एक फायदा है, ये पटाखे जादुई हैं। ये टोकरी कभी भी खाली नहीं होगी। तू जितना इन पटाखों को बेचेगा, ये उतने और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बस दिवाली तक। इन पटाखों के चलने से प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि वातावरण और अच्छा हो जाएगा। साधु महाराज, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। एक तो मेरे पटाखे भी सूख गए और उनसे प्रदूषण भी हटा दिया। मैं तो धन्य हो गया महाराज। साधु महाराज दोबारा से अपना त्रिशूल घुमाते हैं तो वहाँ एक अनार बम से बना हुआ एक बड़ा घर प्रकट हो जाता है और साधु महाराज अशोक और शांति से कहते हैं, बेटा शांति, तुमने मुझे भरपेट खाना खिलाया था। मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। इसके बदले मैं तुम्हें एक अनार बम से बना हुआ घर देता हूँ। ये अनार बम का घर जादुई है। इसमें किसी भी बारिश, धूप, तूफान का कोई असर कभी नहीं होगा। इसमें हमेशा बरकत होगी और इसमें रहने वाला हमेशा खुश रहेगा। अशोक और शांति साधु महाराज के आगे हाथ जोड़ते हैं और साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। अशोक और शांति उन पटाखों से पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और गरीब बच्चों को पटाखे देते हैं। सभी को मुफ्त पटाखे बांटते हैं, जिससे वो अमीर हो जाते हैं। एक दिन शांति अशोक से कहती है, देखो हम कितने गरीब थे, हमारे पास दिए जलाने तक के भी पैसे नहीं थे और आज वह दिन है जब हम गरीब बच्चों में पटाखे मुफ्त में बांट रहे हैं। इन पटाखों ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। तुमने जो नेक भाव से उस साधु महाराज की सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने हमारी जिंदगी बदल दी। देखो आज हमारा बेटा राजा कितनी अच्छी तरह से दिवाली मना रहा है। तभी राजा आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी दिवाली इतनी अच्छी बना दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी अमीर लोगों के साथ दिवाली मना पाऊंगा। आज आपकी वजह से मैं सबके साथ दिवाली मना रहा हूँ और सब मुझसे मेरे बने हुए पटाखे लेना चाहते हैं। शांति और अशोक राजा की खुशी देखकर बहुत खुश होते हैं, साथ ही साथ सबकी मदद भी करते हैं। एक कस्बे में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन का दूसरा विवाह निमिता के साथ हुआ था। मदन के 2 बेटे थे,
सिब्बू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिब्बू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता का हाथ बंटाता था। सिब्बू आराम से बैठकर दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चल जा, या हमेशा ये किताब ही पढ़ता रहेगा। माँ, पढ़ना भी जरूरी है। ये किताब खाने को ना देंगी। माँ, सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तुझे हमेशा सिब्बू से ही जलन क्यों रहती है? चुपचाप चला जा, सिब्बू खेत में जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा, कोई विदेश थोड़ी जा रहा है जो बाइक से ही जाएगा। वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत पर चला गया। एक दिन सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। पापा, मुझे बाइक चाहिए। पैदल इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो अब इस घर में कुछ नहीं हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले। हाँ, मुझे ही बुरा बनाओ। माँ, दे दो ना बाइक मुझे। निमिता कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही सिब्बू बोल पड़ा। माँ, मेरी बाइक किसी को मत देना, ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो गांव में ही है, तू तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? तू हर समय मेरे बेटे को देखकर चिढ़ा मत कर। जा, कैसे भी जा, बाइक नहीं मिलेगी। वीरू को बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। सिब्बू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वह घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वह स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब घर में बाइक मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, अब मुझे साइकिल से ही जाना होगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज जाना भी आज बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। ओह, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। चलो, साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूँगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वह कॉलेज भी पहुँच गया, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में एडमिशन कौन देता है? ना जाने क्यों ही बुलाते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर। ना इनको कपड़े पहनने का सलीका है और ना इनके पास पैसे हैं। गरीब साइकिल से ही चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला तू। इन जैसे लड़कों की वजह से ही कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। हाँ, चल चलते हैं, हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट लेनी है। कल ये लड़के हमारे लिए चाय सर्व करेंगे। लड़के ये बात कहकर चले गए, लेकिन वीरू के मन पर इन बातों का बहुत असर पड़ा। वीरू की आंख से आंसू आ गए। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अब मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मुझे खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है? माँ, ये फालतू काम नहीं है, मैं एक बम्बू बाइक बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौनों की जरूरत पड़े। माँ, मन बहलाने दो बेचारे को। इसके नसीब में तो बाइक है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सभी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। यह देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने बाइक बना दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। सिब्बू ने बाइक को नष्ट कर दिया। यह देखकर वीरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल में जाकर ही बाइक बनाने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया
बेटा जो भी पूछे तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना, तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी पापा जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी ना मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाओ, ये क्या है? ये कितनी मस्त और यूनिक बाइक है। यार इसने कहीं से चुराई होगी। इन गरीब लोगों के बस का ये सब नहीं होता। और वीरू ने समझा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ कॉलेज जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव बनने जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा। कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जा, अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है जिसने हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाया है और साथ ही प्रकृति को भी इज्जत दी है। इससे फ्यूचर में आने वाले प्रदूषण से बचाव होगा। और ये बाइक जो पानी से चलती है तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने वाले स्टूडेंट का नाम है वीरू, जिसे एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए नियुक्त किया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को पुरस्कार मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। यह सुनकर पिता मदन को बहुत खुशी हुई। माँ और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांव में वीरू के ही चर्चे होने लगे। सभी लोग बम्बू बाइक देखने आने लगे।